नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने एक अलग राजनीति शुरू की है। जीत के गणित तैयार करने के लिए पार्टी मोहन यादव को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की ओर से लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें मोहन यादव के निशाने पर सपा रही। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के यादवों की एकजुटता में कितना दम, यूपी में कितने कायम रहेगी यादवों की एकजुटता। बिरादरी के हक की बात पर होगा मतदान, यादवों का झुकाव इधर या उधर। सपा की लगातार हार से बेचैन यादव वोटर, नेटवर्क की तलाश में एक बड़ा वर्ग। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। मुलायम की पीढ़ी के तमाम यादव नेता अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल कुछ सपा का साथ छोड़ चुके हैं तो कुछ सपा के साथ रहते हुए भी सियासी गुमनामी में है। वहीं यादव वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सपा की लगातार हार से बेचैन है, वह नेटवर्क की तलाश में है। ऐसे में यादव नेताओं को भाजपा ने अपने खेमे में करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक किधर जाएगा। यादव वोटरों का कैसा रहा मूड। यादव वोट बैंक पहले कांग्रेस फिर जनसंघ के साथ रहा। एक दौर में चौधरी चरण सिंह के साथ गोलबंद हुआ। इनके बाद मुलायम सिंह यादव का आधार वोट बैंक बन गए वोटर। पिछले वर्ग के बीच यादव आबादी करीब 19.40%। सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए हर जिले में अपने आधार वोट बैंक का एक बड़ा नेता तैयार किया। आधार वोट बैंक को सहेजने के लिए उन्होंने अन्य प्रयोग शुरू किए। पहले मुस्लिमों को जोड़ा। समाजवादी पार्टी ने MY मुस्लिम यादव के गठजोड़ से सियासत चमकाई। बता दें कि मुलायम सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों की गोलबंदी भी शुरू कर दी, पर सामान्य वर्ग के नेताओं की अनदेखी नहीं होने दी। इस रणनीति के जरिए वह किसी न किसी रूप में या तो सत्ता में बने रहे या अथवा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बीच यादव आबादी करीब 19.40% है। इनकी एकजुटता सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए मजबूत जमीन जैसा है, पर चुनावी नतीजे खुद ब खुद बता देते हैं अब हालात बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। भाजपा ने यादव वोट बैंक को साधने और पैठ बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा तो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव 3 बार यूपी आ चुके हैं। इन दौरों के दौरान उन्होंने खुद को आजमगढ़ निवासी बताया। यही नहीं, सुल्तानपुर में ससुराल होना भी बताना नहीं भूले। तीसरी बार 4 मार्च को अयोध्या आए तो कहा कि सिपाही परिवार ने पूरे यादव समाज का शोषण किया है। यह सब अनायास ही नहीं है बल्कि इनके सियासी मायने हैं। भाजपा बखूबी जानती है कि यादव वोट बैंक को तोड़कर वह 50% के अधिक वोट का लक्ष्य हासिल कर सकती है। यही वजह है कि वह कैसे भी वोट बैंक को भगवा खेमे में लाने में जुटी हुई है। सियासी माहौल की बात करें तो यादव बिरादरी अब सपा के खूंटे से बंधी नहीं रहना चाहती। इसकी झलक भी दिखती है। फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र में यादवों का गढ़ है। 2 पीढ़ी से सपा की राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव भाजपा में हैं। इसी क्षेत्र से जुड़े कारोबारी राजेश यादव कहते हैं कि नेताजी का हम सब पर एहसान था, अब वह नहीं रहे। हमें जहां फायदा मिलेगा हम वहां जाएंगे। ऐसी बातें कन्नौज में भी हैं। लोग कहते हैं हमने हमेशा सपा का झंडा उठाते रहे, लेकिन अब विचार बदल रहे हैं। विचार बदलने की बात करने के लिए सिर्फ मध्य यूपी ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही दिखता आ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और वाम दल को 5 सीटें मिली। पूर्णिया सीट पर आरजेडी के पाले में गई, वहीं महाराजगंज और भागलपुर सीट कांग्रेस के पाले में जा चुकी है। पप्पू यादव के सवाल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गठबंधन पार्टी का होता है, न कि व्यक्ति विशेष का। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में सुलझा सीट शेयरिंग का मामला। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
पप्पू यादव का कटा पत्ता। पूर्णिया मधेपुरा राजद के खाते में कांग्रेस को मिला पटना साहिब। पप्पू यादव कन्हैया कुमार के अरमानों पर फेरा पानी। आखिर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। दरअसल पटना में राजद ऑफिस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें मिली हैं। माले को 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया की सीट दी गई है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। पप्पू यादव कन्हैया कुमार के अरमानों पर फिरा पानी। इस लोकसभा चुनाव में खास बात यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के हिस्से पूर्णिया सीट आई है, जबकि आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। बिहार में कुल सीटें 40 हैं और सीट बंटवारे में आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं, जहां से पहले कभी न कभी पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था। इन सीटों में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। इन 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं और आरजेडी जिन 26 सीटों पर लड़ेगी उनमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटिलपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी सहित वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर का नाम शामिल है। जबकि कांग्रेस को कटिहार, बेतिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज, वहीं सीपीआई एमएल को आरा, काराकाट, नालंदा, सीपीआई को बेगूसराय, सीपीएम को खगड़िया सीट मिली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बड़ी खबर। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को नहीं दी पैरोल। अब्बास अंसारी को पैरोल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। दिल्ली से खबर। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं, सुभाषपा के, और फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी दलों को एकाएक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस, आप समेत तमाम दल परेशान हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने का ऐलान किया है। तो वहीं उत्तराखंड में भी ये ईडी पर लड़ाई अब कुछ ज्यादा मुखर हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए।
ईडी सीबीआई की जांच पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके तहत हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल तो अनुकृति गोसाई को 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक समेत उनके करीबियों और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। इसके बाद हरक सिंह रावत को पहले बीते 29 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहां अब एक बार फिर उन्हें पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को जारी हुए नोटिस से राज्य में सियासत गर्मा गई है। के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरीके से हमारे राज्य में भी विभिन्न नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का चाल चलन और चरित्र है और भाजपा राजनीतिक सारी मर्यादाओं को भूलकर इस तरीके की गंदी हरकत कर रही है जो निंदनीय है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावनाओं से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है, उस पे जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, वो सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पोखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन को लेकर ईडी ने बीते 7 फरवरी को हरक सिंह समेत उनके करीबी और कुछ आईएफएस अधिकारियों के ठिकाने में छापेमारी की थी। वहीं एक तरफ जहां हरक के नोटिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में विशाल महारैली होनी है। इस महारैली में उत्तराखंड से भी हजारों विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं, उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, एक सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है। और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। दुर्भावना से ग्रसित स्टेप दिखाई पड़ता है, चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे, वहां मंत्री के पद को सुशोभित किया, तब वो पाक साफ थे, तब वो बेदाग थे, तब उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उन पर भी, उनकी बहू पर भी इतने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। और अब किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो पाक साफ हो गया। ये तो पूरे देश की जनता के सामने अब ये सत्य उजागर हो चुका है कि विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। और एन चुनाव के वक्त ये समन भेजा जाना तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला एक दुर्भावना से ग्रसित कदम दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले देश और प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों को एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस आप समेत तमाम दल परेशान हैं। हालांकि विपक्ष ने भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर 5 एजेंसियों के दायरे में विपक्षी दल के नेता ही क्यों आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 24 के चुनावी माहौल में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा। का स्वागत है। मौसम की तपिश के साथ ही लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है। नेताओं के वादे अपनी जगह है, बहरहाल जनता उन समस्याओं को लेकर मुखर है जिनके निराकरण को लेकर पिछले आम चुनाव में भी वादे किए गए थे।
मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सबसे आगे हैं। लोगों का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता वादे करते हैं, लेकिन क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाएं, ये समस्या केवल सतना की नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। रोजगार एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसको लेकर सतना में भी जो युवा हैं, शिक्षित युवा है या अन्य जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। विंध्य क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जिस पर सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उनका मानना है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवा राह भटक गए हैं। पर सरकार का कोई भी फोकस रोजगार की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बस हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, प्रदेश में, आप कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी इतनी बेरोजगारी है, इतने बिना पढ़े लिखे इतने लोग, युवा लोग घूम रहे हैं और वो इसी जब बेरोजगारी के दलदल में फंसते हैं तो फिर गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं। और महंगाई इतनी है कि आज आप तेल है, जो जनरली चीजें हैं, तेल है, जीरा है, साबुन है, जिनको आप हमेशा यूज करते हैं, वो चीजें चौगुना रेट में। रीवा जिले की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवा जितने भी हैं वो नशे की तरफ भाग रहे हैं और नशे की वजह से इधर उधर लूट पाट, चोरी, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। और युवाओं को यदि रोजगार मिले तो व्यवस्थित अपना काम करें। महंगाई की वजह से घर नहीं चल पा रहा। कुछ युवाएं पढ़े लिख के बेचारे इतना पैसा खर्चा करने के बाद वो घर में बैठे हुए हैं और 10,000 5,000 की नौकरी करते हैं और इतनी महंगाई में 10,000 15,000 में काम उनका घर नहीं चलता। विंध्य क्षेत्र में कई टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थल हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास की कमी की वजह से इन खास जगहों को सही पहचान नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। अब वैसे अब मोदी जी की तो लहर चल रही है, तो कोई भी लड़ेगा भाजपा से तो वो चुनाव तो निकल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विकास जो है तो आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ विकास नहीं हुआ। सीधी जिले की कोई पहचान बन नहीं पाई। अकेला एक संजय टाइगर रिजर्व है, तो वो भविष्य में निश्चित तौर पे उसका क्षेत्रफल चूँकि काफ़ी बड़ा है तो वो सीधी जिले को पहचान देगा, नई पहचान देगा। कनेक्टिविटी की कमी इलाके का एक और अहम मुद्दा है। लोगों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के बगैर बदलाव नहीं आएगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहली सुविधा होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, जिसका नितांत अभाव है। तो रेल लाइन जब तक यहाँ तक नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। जब तक बड़ा उद्योग नहीं आएगा तब तक आप किसी विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि खेती के मामले में भी आप इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र नहीं मान सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी खेती होती हो। वहीं विंध्य क्षेत्र के किसानों के मुताबिक कई इलाकों में पानी की कमी और सही तरीके से बिजली की सप्लाई न होने से फसलों की पैदावार पर असर पड़ा है। सतना जिले में किसान सबसे ज्यादा तो परेशान पानी के लिए है। अगर बरगी का पानी आ जाए तो किसान इतना खुशहाल हो जाए कि कुछ पूछे नहीं। नागौद, रेगांव, मझगमा विधानसभा में वाटर लेवल इतना डाउन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। तो अगर बरगी का पानी अगर आ जाए सतना जिले में तो किसानों के लिए स्वर्ग हो जाए। दूसरी, बिजली की समस्या है। बिजली की आए दिन जब सिंचाई का समय आता है तो इतनी ट्रिपिंग होती है, कटौती होती है, जिससे सबमर्सिबल जल जाते हैं और पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा पशुओं से उनकी फसलों को भी नुकसान होता है। मध्य प्रदेश के एनर्जी हब के तौर पर जाने जाने वाले सिंगरौली के लोग कोयला खदानों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी शिकायत करते हैं। उनके मुताबिक पूरा इलाका हमेशा धूल के बादल में घिरा रहता है, जिससे रोज पड़ता है। परेशानी है, धूल अभी उड़ रहा है। गर्मी के मामले में आदमी परेशान है। सट के सब घर है, अभी धूल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी गिरने का ज़रूरत है, अपने को पानी की समस्या चाहिए।
आप लोग ऐसे धूल में रहते हैं, हाँ। तो मतलब ये धूल खाते हैं, धूल ही हाँ। मतलब आपके जो क्या हाँ, स्थिति होती है, सुबह उठते हैं तो कैसा रहता है? हाँ, वो सब दस्त तो उड़ता है। हाँ, तो अपने को ये अच्छा नहीं लगा, ये रहे कि पानी वानी गिरना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। बांध के नीचे मेरा घर है। क्या दिक्कतें होती है गर्मियों में? गर्मियों में ही सर राखड़ उखड़ उड़ता है, तो न खाने का न पानी पीने का, सब हर जगह में घुसता रहता है। तो हम लोग क्या करें बताइए? कितने सालों से परेशानी है? ये तो सर 4-5 साल से है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के बनने को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है। उनका आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 29 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो 24 का चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैरी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।